चच्ची की उम्र 35 साल के करीब थी, लेकिन लगता ऐसे था जैसे वो 20-22 साल की कंवारी लड़की हो। चच्ची का लिबास देखकर मैं अक्सर दंग रह जाता था। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे के अंदर के मनाजिर देखकर मेरे औसान खता हो गए। चच्ची एक अनजान मर्द के साथ बिस्तर पर महव थी। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई, लेकिन उनकी हालत देखकर मैं खुद पर कंट्रोल न कर सका और मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला कर लिया। मैंने फिर पीछे से चच्ची के साथ मैं अक्सर चच्ची की जरूरत का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चच्चा पहले पहल तो 10-15 दिन के लिए काम के सिलसिले में जाते थे, लेकिन इस बार चच्चा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो, ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चच्ची को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चच्चा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्चा की परेशानी देखी तो कहा, चच्चा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात की थी, क्योंकि चच्चा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद वही मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चच्चा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लगूंगा। चच्चा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चच्ची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चच्चा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे बातें करूंगा, हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैं उसे अपने हालात के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में ही बहुत मसरूफ थी और उसने मुझे जरा भी कोई अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चच्चा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच गया, जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के पास से ही मुझे अंदर का मंजर दिखने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी, वो दिखने में हुस्न की मलका मालूम हो रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल डोलने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया था। इस मंजर ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चच्चा के पीछे मेरी चच्ची किसी और मर्द के साथ होंगी। मैंने इस खामोशी से वो सारे मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चच्ची उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो अटकते हुए कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फोन की स्क्रीन उनके आगे की तो चच्ची की जुबान दंग रह गई थी। चच्ची बहुत शॉक्ड थी, वो कुछ भी ना कह सकी। मैं नडर होकर उनके आगे बढ़ा और कहने लगा, अच्छा तो इसलिए आप मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी? आपका मुझे यहाँ रखना इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरे होते हुए आप आसानी से रंगलनियां नहीं मना सकती थी। आप तो बहुत ही बुरे किरदार की मालिक निकली। मेरे चचा ने आपको इज्जत से अपने घर में जगह दी, आपने मेरे चचा की पीठ में एक छुरा घोंप दिया। मेरी बात सुनकर चच्ची रोने लगी, कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हें क्या पता एक औरत की क्या क्या जरूरतें होती हैं। रुपए पैसे के अलावा भी औरत को कुछ चाहिए होता है, जिससे औरत को सुकून मिलता है, उसको राहत मिलती है। लेकिन अगर ये सुकून उसको उसके घर से नहीं मिलेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से उस सुकून को पाने के लिए अपने तरीके लगाएगी। और अभी जो कुछ भी तुमने देखा है वो झूठ नहीं है, लेकिन ये भी जान लो कि वो तुमने पूरा सच भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान है, लेकिन इंसान कब तक अपने आप पर काबू में रख सकता है? एक ना एक दिन तो सब्र का पैमाना लबरेज हो ही जाता है। जो कुछ भी तुमने देखा है ये सब कुछ हमारे दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदार जो किसी को तुमने इस बारे में बताने की जरूरत भी की। मैंने गुस्से से चच्ची से कहा कि मैं न सिर्फ चच्चा को बताऊंगा बल्कि आपकी बेटी को भी आपका सच बता दूंगा। उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप रात के अंधेरे में किसी अनजान की बाहों में क्या करती हैं। चच्ची मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर खुद मेरे कदमों में बैठ गई। मुझसे कहने लगी, देखो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शोहर के भतीजे हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी के आगे कुछ नहीं कहोगे। मेरी इज्जत को कायम रहने दो। मैंने चच्ची से कहा कि मुझे आपके रोने धोने से कोई सरोकार नहीं है, मैं एक ही सूरत में आपके राज को छुपा सकता हूँ, अगर आप मेरी बात को मान लें।
जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ आप वैसे वैसे करती जाए, बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, तो मैं किसी को भी आपकी इस हरकत के बारे में नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुनकर चच्ची ने फौरन कहा कि बताओ क्या चाहती हो तुम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, आखिर तुम भी तो मेरे शोहर के भतीजे हो। मुझे चच्ची की बातें बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उन्हें आज तक ऐसा तो नहीं समझा था, लेकिन जो चेहरा उनका अब मेरे सामने आया था, मैं तो हैरान रह गया था। खैर मैंने चच्ची के आगे अपनी ख्वाहिश रखी तो वो हक्का बक्का रह गई। कुछ देर तो वो चुप रही, लेकिन फिर मुझसे कहने लगी, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। मैंने चच्ची से कहा कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जब आप इतना कुछ कर सकती हैं तो फिर मुझ पर उंगली ना उठाएं, मुझे भी अपनी मर्जी करने दें। जाने कब से आप इस काम में मुलविस हैं, आप तो वैसे भी बहुत होशियार हैं। आपने तो कभी चच्चा को भी पता लगने नहीं दिया और ना ही अपनी बेटी को। आपको तो इतना तक ख्याल नहीं कि घर में आपकी जवान बेटी मौजूद है। अगर उसने कभी आपको गैर आदमी की बाहों में देख लिया तो वो क्या सोचेगी। चच्ची अपनी सफाइयां देने लगी और मुझसे कहने लगी कि उन्होंने इस अनजान आदमी के साथ ये रिश्ता क्यों कायम किया, लेकिन मुझे इस बात को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे अपना फायदा देखना था। मैंने देख लिया था कि चच्ची बहुत जवान और हसीन है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हैं और मैं भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। उस रात चच्ची ने बहुत मजबूरी में मेरी बात मान ली थी और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया था। चच्ची को लगा था कि बस इस तरह से उनकी जान छूट जाएगी, लेकिन मैंने उस दिन के बाद चच्ची को हर रात ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चच्ची ने मुझे दिली तौर पर मुतमिन कर दिया था। उनका इस काम में बहुत तजर्बा था, लेकिन अब वो दिन रात चच्चा की वापसी का इंतजार करने लगी ताकि चच्चा वापस लौटे और मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन जब चच्चा वापस आए तो आते ही मैंने उनसे खुद अपनी और उनकी बेटी की शादी की बात की और मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरा आपके घर में दिल लग गया है, अकेले घर में रह रहा है कि मेरा दम घुटता है। ये सुनकर मेरे चच्चा कहने लगे, मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम हमारे घर ही रह लो, हमारी इकलौती बेटी है और तुम्हें घर दामाद रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा घर तो खुशियों से भर जाएगा, हमारी फैमिली तो पहले ही तुम्हें अपने साथ एडजस्ट कर चुकी है। मैंने भी फौरन हामी भर ली कि मुझे घर दामाद रहने में कोई एतराज नहीं, जबकि चच्ची एतराज करती रह गई, लेकिन चच्चा ने उनकी एक ना सुनी। अभी मेरी मंगेतर की 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, लेकिन चच्चा ने जोर जबरदस्ती से उसकी और मेरी शादी करवा दी, क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने फौरन मेरी और अपनी बेटी की शादी करवा दी और 1 महीने बाद वो फिर किसी दूसरे मुल्क चले गए और मुझे फिर से चच्ची को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। मैं चच्ची को बार बार डराता धमकाता और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता। सारा दिन तो मेरा ऑफिस में गुजरता, क्योंकि मैं चच्चा के कारोबार को भी देखता था, लेकिन रात के वक्त जब मेरी बीवी सो जाती तो मैं सीधा अपनी सास यानी कि चच्ची के कमरे में पहुंच जाता और उन्हें फिर से परेशान करने लगता। वो बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरे आगे मजबूर थी। ऐसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में मैंने अपनी बीवी से ज्यादा अपनी सास को वक्त दिया था। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, जिसके हाथ बैठे बिठाए इतना कुछ लग गया था। कारोबार भी मिल गया था, बीवी भी मिल गई थी और फिर सास जैसी तजर्बाकार औरत भी हाथ में आ गई थी। लेकिन फिर एक रात जब मैं कमरे से निकलकर अपनी चच्ची के कमरे में पहुंचा और उनसे दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगा, तो न जाने कैसे मेरी बीवी वहां पर पहुंच गई और उसने मेरी बात सुन ली। वो बहुत परेशान हो गई, कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है। चच्ची के चेहरे के तो तासुरात ही बदल गए थे, वो पूरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। बिना खौफजदा हुए मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी माँ से हर रात खास फरमाइश करता हूँ और वो उसे पूरा कर देती है। बस आज भी मैं इसीलिए आया हूँ। मेरी बीवी को कुछ समझ में ना आया और मेरी तरफ ही देखे जा रही थी, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं किस तरह उसकी माँ को हर रात ब्लैकमेल करता हूँ। ये सुनकर वो कितनी देर तक खामोश रही और फिर मैंने उसके सामने ही अपनी चच्ची से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चच्ची अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा होकर सर झुका गई, जबकि मेरी बीवी को अब तक मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। वो अपनी माँ से पूछने लगी, क्या ये सच है, आप वाकई ही मेरे शोहर का साथ दे रही हैं? चच्ची ने उठकर मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगी, बेटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे साथ खुद बहुत जुल्म हो रहा है। मैं तुम्हारे शोहर के हाथों कब से ब्लैकमेल हो रही हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। मैंने सालों से अपनी सच्चाई तुमसे छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये राज इस तरह फाश होगा। और फिर मेरी सास ने खुद अपनी सारी सच्चाई अपनी बेटी को बता दी, जो उन्होंने मुझसे कही थी। मेरी बीवी कितनी ही देर खामोश खड़ी रही। मैंने चच्ची को पकड़कर बेड पर बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि तुम कमरे में जाओ, मैं अपना हिसाब किताब करके आता हूँ। लेकिन वो ना गई और खड़ी रही, कहने लगी, जो करना है मेरे सामने करो, मैं भी तो देखूं कि तुम कौन सा खेल मेरी माँ के साथ खेल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर चच्ची की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने आपसे ऐसी भी कोई फरमाइश नहीं की जो पूरा करना आपके लिए मुमकिन ना हो। मुझे सिर्फ 10 लाख की जरूरत है, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें। मैं अपने लिए और अपनी बीवी के लिए घर बनवा रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर अपनी इज्जत को बचाना चाहती हैं तो फिर मेरे लिए रकम का इंतजाम करें। यही वो मुतालबा था जो मैं अपनी चच्ची से करता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने अकाउंट में काफी पैसे भर लिए थे और चच्ची के अकाउंट्स खाली हो रहे थे। अब चच्ची के पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे,
اس لیए वो इनकार कर रही थी और मैं उन्हें धमका रहा था। चची कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो कुछ मैंने अपनी इज्जत की खातिर तुम्हें दे दिए। यही कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बीवी मेरे करीब आई और मेरा गिरबान पकड़कर कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे शौहर हो और मेरी माँ के साथ ही तुम खेल खेल रहे हो। तुमने मेरी माँ की मजलूमियत का फायदा उठाया। अगर तुम्हें मेरी माँ का सच पता चल ही गया था तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था, ना कि इस तरह तुम उनके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते। मेरी बीवी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा तो मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। उसे तो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए था। उसे अपनी माँ से पूछना चाहिए था कि क्यों उसकी माँ उसके साथ इतने साल तक झूठ बोलती रही। फिर वो गुस्से से मुझसे कहने लगी कि तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। मैं किसी गरीब इंसान के साथ तो गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन एक बेगैरत मर्द के साथ नहीं, जिसकी नीयत पहले से खराब हो, जिसकी नजर मेरे माँ बाप की दौलत पर हो। मेरी बीवी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। मैं बहुत बेयकीन था कि मेरी बीवी अपनी माँ की बजाय मेरे साथ बदसलूकी करेगी। मैं कितनी ही देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा। उस रात जब मैंने चची को किसी गैर मर्द के साथ देखा था और चचा के साथ उन्होंने बेवफाई की वजह पूछी तो चची बताने लगी कि बहुत सालों पहले चचा ने किसी और की मोहब्बत में मुझे तलाक दे दी थी, लेकिन बेटी की वजह से ये बात दुनिया को नहीं बताई। लोगों के सामने तो वो मियाँ बीवी थे, लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं था। चचा ने किसी गैर मुल्की औरत से शादी कर ली और उसी के पीछे बार बार दूसरे मुल्कों में जाते थे। चची भी अपनी तन्हाई से तंग आ गई थी, इसलिए उन्होंने भी छुपकर शादी कर ली। वो जवान थी और खूबसूरत थी, उन्हें आसानी से दूसरा शौहर मिल गया, लेकिन दोनों की शादियां खुफिया थी, क्योंकि चचा अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, इसलिए उनकी बेटी पर बुरा असर न पड़े। ये सोचकर ही उन्होंने ना ही अपनी बीवी की तलाक के बारे में उसे बताया और ना ही दूसरी शादी का। चची के लिए जब तन्हा गुजारा करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने भी शादी कर ली, लेकिन वो इस शादी के बारे में ना ही चचा को बता सकी और ना ही अपनी बेटी को। उन्हें डर था कि अगर वो चचा को इस शादी का बताती तो चचा उन्हें घर से निकाल देते और वो अपनी बेटी से दूर हो जाती। सिर्फ बेटी की मोहब्बत की खातिर उन्होंने सब कुछ छिपाया। चची चुप चुप कर अपने दूसरे शौहर से मुलाकात करती थी, लेकिन इस बात का इल्म ना उनकी बेटी को था और ना ही चचा को। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उन्हें फंसाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे खूब पैसे बटोरे, क्योंकि चचा के कारोबार से मुझे सिर्फ तनख्वाह मिलती थी, जबकि अब मेरे दिल में लालच आ गया था। मैं चाहता था कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मेरी बीवी कभी भी मुझसे जुदा ना हो, लेकिन इसके लिए जो रास्ता मैंने अपनाया था उसी की वजह से मेरी बीवी ने मुझे दुत्कार दिया था। मैं कितने ही दिन बार बार अपने चचा के घर जाता रहा, लेकिन मेरी सास और मेरी बीवी ने मुझसे मुलाकात न की, यहाँ तक कि मेरे चचा वापस लौट आए। मैंने रोते हुए चचा के सामने अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लिया, क्योंकि इतने दिनों के बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। चची की शादी का सुनकर चचा वाकई हैरान थे, लेकिन फिर वो कहने लगे कि अगर मेरी साहबका बीवी ने दूसरी शादी कर ही ली है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। धोखा तो मैंने उसे दिया था। मैंने उसे छोड़कर दूसरे मुल्क में शादी कर ली और उसे तलाक दे दी। वो बेचारी तनहा कैसे अपनी जिंदगी गुजारती, लेकिन तुमने उसकी मजबूरियों का गलत फायदा उठाया। फिर मेरे चचा ने मेरी चची और मेरी बीवी से बात की। वो चाहते थे कि वो दोनों मुझे माफ कर दी। चची तो मुझे माफ करने को तैयार थी, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर नहीं बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन मेरी बीवी राजी नहीं हो रही थी। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे कहा कि मैं ये सब हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा था। मेरी माफी मांगने पर मेरी बीवी ने मुझे दूसरा मौका दे दिया, जिसके बाद मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और खूब पैसा इकट्ठा किया और मैंने अपनी कंपनी खोल ली, जिसके बाद हमारे नसीब खुल गए और पैसे की रेल पे लाने लगी। अब मैं अपने चचा से भी ज्यादा अमीर हूँ और मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है।